कल हमने जब स्टार्ट लिया था तो हमने देखा था कि दो तरह के सेगमेंट्स हैं। एक वो वाले सेगमेंट्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, और दूसरे वाले जो सेगमेंट्स हैं वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं। तो फोर्स जो है वो एक्ट करेगी डिफरेंटली। तो हमने ये देखा था कि जो साइड्स ए हैं, ये जिनकी लेंथ ए है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, इन्हीं के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। ये जो साइड्स हैं इनके ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करेगी, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। फोर्सेस हमने कल कैलकुलेट कर ली थी। हमने कहा था कि F2 और F4 इस तरह की फोर्सेस हमें मिलेंगी। मैग्नीट्यूड्स हम देखेंगे, हमें इनका वो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है एज सच। तो टार्क से मैंने आगाज़ करना है आज। टार्क आप लोगों को पता है कि ऐसी कोई भी ऐसा फिनोमेना है जिसमें आप फोर्सेस लगाते हो किसी चीज़ के ऊपर, और वो चीज़ किसी एक्सिस के गिर्द वो रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है। जैसे आप ये दरवाजे हैं, कोई भी आप दरवाज़ा उठा देख रहे हैं अपने घर का, तो उसके हिंजेस हैं और आप हैंडल से पकड़ते हैं उसको। हिंजेस से मुराद जो उर्दू में या पंजाबी में जिसको कब्जा कहते हैं, जो अटैच होती है चीज़ दीवार के साथ, तो हिंजेस होते हैं। और हिंजेस से आप ऐसे इसको अगर ड्रॉ करके देखें, ये चीज़ें आपने मैकेनिक्स में शायद पढ़ी या नहीं पढ़ी हुई, टॉर्क वगैरह। मैकेनिक्स है ना आपके सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में होना चाहिए आई गेस। सर अभी सर वो तक तो नहीं फोर्स पढ़ा। फोर्स अच्छा, नहीं फोर्स पढ़ा। फोर्स। अच्छा चलो, फिजिक्स जिन लोगों ने पढ़ी है उन्होंने एफएससी में तो आई होप देखा ही होगा ना इसको। आई होप, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ ना। पेन स्लो है एज यूजुअल स्टार्ट में, तो जो ही इसने काम करना स्टार्ट किया तो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ओके जी, अब काम कर रहा है। तो आपका जो किसी भी किस्म का जो गेट है जो कि रिवॉल्व करता है, जो कि स्लाइड नहीं करता, तो वो इस तरह से शो होता है। स्लो, आई डोंट नो व्हाई कि इतना स्लो क्यों आ रहा है पेन। तो खैर, इन एनी केस, यहाँ पे नॉब होती है, उसको आप हैंडल कहते हो, और यहाँ पे होते हैं जो अटैच करके रखते हैं इसको दीवार के साथ, हिंजेस। नॉब, हिंजेस। स्लो होने की वजह से कुछ काम थोड़ा सा मज़ेदार नहीं हो रहा, बट इन एनी केस, तो हम फोर्स जो है, नॉब का क्या मकसद होता है, फोर्स अप्लाई करने के लिए एक प्रॉपर पोजीशन हमें ये प्रोवाइड करती है। और जो आपका दरवाज़ा है, किसी किस्म का भी जो डोर है, वो रोटेट करता है इस तरह करके, खुलता है या बंद होता है। तो ये जो डिस्टेंस है फोर्स का, और ये इसको आप कहोगे ना, जो हिंजेस हैं, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप इसमें से अगर एक स्ट्रेट लाइन आप एज्यूम करो कि पास हो रही है इस तरह, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो जो स्लोनेस है उसको आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, जैसे मैं टॉलरेट कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि क्यों है ये ये आजकल स्लोनेस। नेट ही सर्वर ही डाउन है, पता नहीं क्या जी। हाँ, कुछ मसला है, क्या मसला है ये समझ नहीं आ रही, बट लेट्स सी कि क्या करें हम इसका इलाज। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मतलब वो जो हिंजेस हैं वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कंस्टिट्यूट करते हैं दोनों मिलके। और यहाँ पे आप फोर्स लगाते हो, और ये आपका जो डोर है वो ओपन या शट होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये सारे का सारा, ये डोर की फोर्स लगाने के बाद डोर की रोटेशन है, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब फोर्स की वजह से चीज ने रोटेट किया है, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क जो है वो, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं देखा होगा, तो इसकी डिपेंडेंस दो चीज़ों पे है। एक तो फोर्स पे, कि हम कितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, उस हिसाब से उतनी तेज़ी से दरवाज़ा ओपन या शट होगा। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि फोर्स हम किस पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो अगर हम इस लाइन के अक्रॉस कहीं पे भी लगाएंगे ना फोर्स, इधर लगा दें ऊपर या बिल्कुल नीचे लगा दें, इधर भी लाइंस हैं, वेरियस लाइंस हैं, आप एज्यूम करें, तो
ये आल्दो के टॉपिक तो मैकेनिक्स का है, लेकिन इट्स वर्थ फॉर यू टू लर्न अ लिटिल बिट मैकेनिक्स। तो ये आप लाइन एज्यूम करें, तो अगर फोर्स आप इस लाइन में कहीं पे भी लगाएंगे, ऊपर कहीं नीचे कहीं, तो दरवाज़ा जो है वो जल्दी खुलेगा, आसानी से खुलेगा। तो अगर आप यही लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं कहीं, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, इनमें से किसी भी पॉइंट पे, तो आप दरवाज़ा फिर भी ओपन और शट तो हो ही जाएगा, लेकिन नाउ यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। इतना आसान नहीं रहेगा। और जो आप क्लोज चले जाएंगे इस हिंजेस के, आप देख लीजिएगा घर में एक्सपेरिमेंट करके कि जो आप इस हिंज के करीब जाएंगे, सबसे करीब पहुंचेंगे, तो यहाँ पे तो एट टाइम्स ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जितनी मर्जी फोर्स लगाते रहें इन इन पॉइंट्स पे, तो दरवाज़ा शट ही ना हो। तो इससे मुराद ये है कि अब हमारी जो ये जो रोटेशन है, रोटेशन का जो प्रोसेस है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर, अमाउंट ऑफ फोर्स और द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। तो इसको अगर हम डिस्टेंस कह दें, कोई भी डिस्टेंस एक्स या कह दें या आर कह दें, तो जितना ये ज़्यादा होगा इतना ही उसको डोर को रोटेट करना आसान होगा, अनलेस कि इसके ये हिंजेस खराब ना हो। हिंजेस खराब हुए तो फिर तो नहीं रोटेट होगा, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क ऐसे लिखा जाता है, टॉर्क इज proportional to, directly proportional to force, and it is also directly proportional to x, और कह दें इसको, और कह देता हूँ मैं इसको, डिस्टेंस को थोड़ा फैंसी लगता है, और इट्स आल्सो देन, अगर ये ऐसी बात है तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, टॉर्क को टाउ से शो करते हैं, एंड दैट इज a vector product of r and f. r is also a vector now. r पोजीशन वेक्टर है, उस जहाँ पे हमने फोर्स लगाई है उस पॉइंट का, और फोर्स तो आपको पता है ऑलरेडी वेक्टर होती है, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं आर एफ, वो जो आपको पता है, आपकी जो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड क्रॉस प्रोडक्ट्स की, कि जहाँ जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो वहाँ पे साइन थीटा आता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन ऑफ थीटा। तो यही चीज़ यहाँ पे होगी, साइन ऑफ थीटा। अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हो ना, फोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम आप परपेंडिकुलर लगाते हो आर से, तो ये साइन ऑफ थीटा जो है वो यूजुअली ज़्यादातर केसेस में ये साइन ऑफ थीटा 1 होता है। So tau is in most of the cases is just r times f. Theta is most of the time 90 degrees, and sine of theta is 1. Sorry, r plus f लिखना था मुझे, r plus r नहीं लिखना था। Okay, so यही प्रिंसिपल यहाँ पे है। यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उस लूप के ऊपर, दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने कल डिफाइन किया था कि ये लाइन है, ये फिक्स की हुई है हमने, वो लूप हमने इस एक्सिस के लॉन्ग फिक्स किया हुआ, फ्री नहीं पड़ा हुआ। तो अब इसके वो अक्रॉस ये रोटेट कर सकता है। तो अब टार्क से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है जो कल मैंने बताने की कोशिश की थी, उसे कहते हैं फोर्स कपल, उसे कह सकते हैं आप। तो फोर्स कपल इज समथिंग, आपको जो लोग ड्राइविंग करते हैं, किसी भी किस्म की चीज़ ड्राइव करते हैं, चाहे वो गाड़ी ड्राइव करते हों या बाइक ड्राइव करते हो, तो आप लोग स्टेयरिंग स्टेयरिंग की जो रोटेशन है या बाइक के जो हैंडल की जो मूवमेंट है, वो आपके लिए एक टिपिकल एग्जांपल है फोर्स कपल की। तो से कि ये है इसका, मैं इस तरह से कुछ हैंडल बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आए चीज़ की। तो यहाँ से हैंडल होता है फिक्स आपका, स्टेयरिंग सॉरी, इस जगह से। तो आपने जब गाड़ी टर्न करनी हो तो आप इसको किसी एक साइड पे रोटेट करते हैं, तो आपका एक हाथ इसको इस तरह रोटेट करता है, दूसरा हाथ आपका इसको इस तरह रोटेट करता है। तो आप दो के फोर्सेस तो अपोजिट हैं यहाँ पे, एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करती है और एक नीचे की तरफ।
लेकिन दोनों केसेस में इस केस में दोनों फोर्सेस इसको एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो फिर रोटेशन ना हो पाए ना। अगर आप कोशिश भी करें ना दोनों को एक साइड पे फोर्स लगाने की, नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो स्टीयरिंग रोटेट नहीं होगा दोनों हाथों से, सेम इज फोर्स मूविंग अपवर्ड्स। तो इस तरह की जो फोर्सेस हैं, जो कि ऑल्दो कि उनकी डायरेक्शन तो अपोजिट होती है, एंटी पैरेलल फोर्सेस होती हैं। आप इनको क्या कह सकते हैं? काइंड ऑफ एंटी पैरेलल फोर्सेस। तो ये प्रोड्यूस करती हैं टॉर्क, और इसको इसलिए फोर्स कपल का नाम दिया जाता है कि ये आल्दो के दिखने में बाहर अपोजिट है लेकिन काम वो मिलके कर रही हैं, तो उनको कपल कह दिया जाता है, फोर्स कपल। सो दे विल क्रिएट अ रोटेशन फॉर एग्जांपल इन दिस डायरेक्शन। तो इसी तरह का कपल इधर क्रिएट हो रहा है इस हमारे लूप वाले केस में। यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये फोर्स लगेगी हमारी तरफ, मतलब अगर हम जहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं ना तो हमारी तरफ एक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो करंट है वो इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन चेंज है ना, तो फोर्स डेफिनेटली इनटू द पेज ऑफ द लगेगी, इनटू द प्लेन ऑफ द पेज लगेगी या इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन लगेगी। फोर्स कपल जनरेट हो गया। अगर फोर्स कपल जनरेट हो गया तो हमें एक्सेस तो पता है, ये टोटल डिस्टेंस बी है, ये वाला डिस्टेंस। तो इसको हम टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज बी हाफ हेयर और बी हाफ हेयर। तो ये इसके बन गए एक्सिस, जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस हम मैंने अभी बताया आप लोगों को, मोमेंट आर्म भी कहते हैं इसको। ये जो आर था ना यहाँ पे, ये इनके दो मोमेंट्स आर्म बन गए। मैं लिख देता हूँ साथ ताकि ये भी आपको याद रहे। आर इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। तो दो मोमेंट आर्म बनेंगे बी बाई हाफ लेंथ के। तो टार्क जो होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा? टार्क तो हम ऐड करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि रोटेशन एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो टार्क को हम ऐड करेंगे। तो टार्क विल बी फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स द मोमेंट आर्म। तो b बाई 2 है दोनों केसेस में, और चूंकि दोनों की एक ही डायरेक्शन है तो इसलिए हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे। मतलब आप यही समझो कि ये हमने फार्मूला, जो कपल जब क्रिएट होता है तो हम टार्क दोनों का ऐड करते हैं। तो दिस इज सिंपली, अगर फार्मूला में देखा जाए तो दिस इज r इंटू एफ एंड दिस इज r इंटू एफ। सिंपल मैग्नीट्यूड्स हैं इनके। तो मैग्नीट्यूड्स हूँ तो आपको आसानी होती है लिखने में, क्योंकि इसको मैं थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीन आपको ठीक शो हो रही है मेरी? कैन यू सी यस माई यस स्क्रीन क्लियरली? तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये सिचुएशन है जी आपके पास, आर एफ प्लस आर एफ। तो फोर्स हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, F2 और F4 कल हमने कैलकुलेट की थी वो फार्मूला से, मैग्नेटिक वाले फोर्स वाले फार्मूला से। तो वो है करंट टाइम्स साइड ए टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बी, आई ए बी, और बी हाफ करेंगे तो इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। टोटल मैक्सिमम टार्क आपका आएगा आई टाइम्स ए बी टाइम्स कैपिटल बी। और ए बी इसमें क्या है अगर आप देखें गौर से, तो ए बी, ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो ए बी क्या बना फिर? स्मॉल ए टाइम्स स्मॉल बी क्या बनेगा? भाई एरिया बनेगा ना इस लूप का। फिर तुम लेंथ इंटू विड्थ क्या होती है? एरिया ऑफ द लूप। तो ये एरिया बन जाएगा यहाँ पे इस केस में। आंखें खोलो, जाग जाओ, सुबह हो गई है। दिस इज आई ए बी, तो ये एरिया है। इसको आप लिख सकते हो सिंपली आई टाइम्स एरिया टाइम्स बी, और बी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए शर्त ये है कि साइन ऑफ थीटा जो मैंने बताया है इस जगह टॉर्क के केस में, साइन ऑफ थीटा आपका थीटा 90 डिग्री होना चाहिए और साइन ऑफ थीटा 1 होना चाहिए। लेकिन बाद दफा ऐसे केसेस भी होते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होता।
एंगल अगर 90 डिग्री का नहीं होता तो फिर उस केस में फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। तो उसमें क्या होगा कि आप फोर्स तो वही रखोगे, b/2 भी वही रहेगा, लेकिन साइन ऑफ थीटा को आप साथ लिखोगे, फिर आपको इसको साथ मेंशन करना पड़ेगा टार्क कैलकुलेट करते हुए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में फर्क आएगा अगर एंगल बिल्कुल 90 डिग्री नहीं है तो, और उस केस में एक साइन थीटा का फैक्टर भी साथ आ जाएगा। आई ए बी तो सेम रहेगा, लेकिन साइन थीटा चूंकि दोनों में मौजूद है तो ये फैक्टर भी साथ आ जाएगा। ये वो केसेस है, वो केसेस हैं जब when the angle between the force and the moment arm is not at 90 degrees, 90 डिग्री से थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो, तो उस केस में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब अगर ये सिचुएशन है कि साइन थीटा फिर आ गया दरम्यान में, तो जहां जहां साइन थीटा आता है वहां आपको पता चल जाना चाहिए कि ये अगर वेक्टर्स उसमें मौजूद हैं उस इक्वेशन में, अगर साइन थीटा आ रहा है, ये हम तो कई दफ़ा कर चुके हैं इस क्लास में भी, तो आपको उसी वक्त आपको ना अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ चक्कर मौजूद है क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का चक्कर यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास अब करंट तो वेक्टर हो नहीं सकता, तो एरिया को वेक्टर बनाना पड़ेगा। बी तो वेक्टर है ऑलरेडी, बी तो ऑलरेडी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा हुआ है। और करंट को हम वेक्टर नहीं बना सकते, तो हम फिर किसको वेक्टर बनाएंगे? एरिया को। तो एरिया को वेक्टर बनाने का आपको पता है कि आप उसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देते हैं। ये काम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत किए हैं कि हम एरिया को वेक्टर बनाने के लिए उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, तो वो उसकी डायरेक्शन बताता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप इसी चीज़ को, इसी इक्वेशन को इस शेप में लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए क्रॉस बी। ये अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है, जो कि टॉर्क को अब आप कह सकते हैं कि आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ। दिस इज, यू हैव रिटन टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। कोई चीज़ क्लियर ना हो, कोई सवाल हो आपके जहन में तो पूछ सकते हैं। सर एरिया वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन लेंगे जैसे हाँ उसमें हाँ, गॉस लॉ में बिल्कुल लेते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिया था, वो जब हमने गॉस लॉ कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह का यही होगा। ओके सर। अच्छा, अब हम जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खास तौर पे, तो हमने जिक्र शायद किया था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का। याद होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन होती थी Q टाइम्स D, मतलब दो चार्जेस हों प्लस और माइनस, और उनके दरमियान सेपरेशन हो कोई डिस्टेंस D। तो हमने कहा था कि ये क्रिएट कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसका फार्मूला हमने ये लिखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो था किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड टाइम्स द डिस्टेंस। ये अभी शो अप होगा आपकी स्क्रीन पे, सिंक्रोनाइजेशन स्लो है तो आप थोड़ा सा देखते जाएं इसको। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है जो कि शो हो जाएगा अभी विद इन सम सेकंड्स। चार्ज टाइम डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी तरह की एक चीज़ मैग्नेटिज्म में होती है जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। तो वो चार्ज को आप रिप्लेस कर देते हो करंट से, और डिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हो एरिया से, तो वो बन जाता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल। आई इंटू ए कर दो अगर, तो वो होता है मैग्नेटिक डाइपोल। और ये इसकी भी वही वैल्यू है जो उधर इलेक्ट्रिक डाइपोल की है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अगर आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया है मैग्नेटिक डाइपोल, तो अब आप जो आपकी इक्वेशन थी, इक्वेशन फॉर राइटिंग टॉर्क ऑन
करंट कैरिंग लूप। तो यहाँ पे आई एक की जगह आप लिख दो म्यू, म्यू इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो अब आपके पास स्टार की जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो बन रही है म्यू क्रॉस पी। So this is a vector product between magnetic dipole and magnetic field. So magnetic torque on a current carrying loop is dependent upon magnetic dipole moment and magnetic field. ओके, ये तो हो गया किस्सा डाइपोल्स का और रोटेशंस का और लूप्स का। इसके बारे में कोई चीज़ पूछनी हो आपने? ये बस इधर तक ही करते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं करते। ये एक ट्रिक ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट लो तो वो टार्क आता है, एक छोटा सा ट्रिक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बी से अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो एक वेक्टर बनता है जिसको आप टाउ कहते हैं, जो हमने अभी देख लिया। अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ले सकते हो ना आप डॉट प्रोडक्ट की, मतलब म्यू इंटू बी कास थीटा कर लो और माइनस साइन यूज करो। अगर आप म्यू टाइम्स बी टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा विद अ माइनस साइन, तो ये आपको बता रहा है कि वो उस लूप के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है और कितनी वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, या पोटेंशियल एनर्जी कह लें आप उसको। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड बी gives the potential energy of a current carrying loop. कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर मैं जब क्विज लेता हूँ आपसे या एग्ज़ाम लेता हूँ तो आप लोग फिर ना उधर कहते हैं कि ये हमें समझ नहीं आई कि कहाँ से है। लेक्चर में आप लोग सोए होते हो शायद ज़्यादातर, मोस्ट सर ऑफ द। सर ये जो एम लिखा है ये यू है, क्या माइनस के साथ आपने क्या लिखा है? म्यू लिखा हुआ है मेरा ख्याल है, अगर आप देख सको तो म्यू ही लिखा हुआ है ना। ये इट्स मैग्नीट्यूड मॉड ओके सर। म्यू, सर यही म्यू डॉट ये। प्रोडक्ट हाँ डॉट बोलो। प्रोडक्ट एनर्जी कैसे बताता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये वेल इसका ताल्लुक इसकी आप बताओगे ना ओरिएंटेशन से ही है ना। यहाँ पे अगर आप वो से देखो इसको, लूप को, लूप कहाँ पे है? ये है आपका लूप, या इधर आ जाओ आप। तो यहाँ पे लेकिन आप वो प्लॉट नहीं कर सकते ना, आई आई ए डॉट बी करो ना ज़रा। ये है इसका एरिया, ठीक है। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लो अगर आप, तो उसका वेक्टर देगा। अब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लो बी के साथ, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लो बी के साथ, तो आपको क्या चीज़, वैसे आपका क्या इमेजिनेशन क्या है कि ये क्या चीज़ बन रही है? इमेजिन तो करो ना। क्रॉस प्रोडक्ट की इमेजिनेशन की थी आप लोगों ने? सर ये प्रोजेक्शन बन रही है उसकी, प्रोजेक्शन बन रही है म्यू किसकी? की।
म्यू की म्यू की प्रोजेक्शन ऑन ऑन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यस। तो ये यस प्रोजेक्शन जब सर आप ये निकालेंगे तो ये आपको ओवरऑल बताएगी कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है करंट कैरिंग लूप के अंदर। तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा है ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो तो हमने लिखा था डिराइव करके। तो यहाँ मैंने कोई डेरिवेशन नहीं की, तो इसलिए शायद आपको इसको इंट्यूटिवली समझना थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ये आपके पास है, टेक्स्ट मौजूद है, तो आप इसको निकाल सकते हो इससे, और ये कोई मसला तो नहीं है एनर्जी निकालना, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। इसको इसने यहाँ पे किया है, हम चूंकि इलेक्ट्रिकल वाले टॉपिक में नहीं करके आए ना, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पी डॉट ई नहीं किया हुआ हमने वहाँ पे। तो अगर हम पी डॉट ई नहीं किया हुआ तो यू म्यू डॉट बी भी आपको समझ उस तरह से डायरेक्टली नहीं आएगा। लेकिन ये आप देख लो कि द एनर्जी डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतनी सी बात है इधर भी, कि वहाँ पे ये था कि वो अगर आप उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना इसको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक के केस में अगर आप उसको रखते हो परपेंडिकुलर टू द फील्ड, इधर यहाँ देखो ना, मैग्नेटिक का डायरेक्टली केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ना देखो, ये सिचुएशन है कि जब ये वाला फेस और ये वाला फेस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है इसके, तो अब रोटेशन होगी या नहीं होगी ये बताओ, स्टार्ट कैसे होगा? ये सिचुएशन है जो आपको फिगर में नजर आ रही है, तो स्टार्ट कैसे होना चाहिए इसका? सर परपेंडिकुलर पे साइन 90 साइन 1 हो 90 हो जाता है गया, ना। साइन 91 हो गया, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। जब मैक्सिमम जी जी टॉर्क लगा तो इसने रोटेट हो जाना है, ठीक। लेकिन फिर ये रोटेट होके उस एंगल की तरफ जाएगा जहां पे थीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 90 है, या ऐसा हो जाएगा, एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि थीटा इनके दरमियान जीरो हो जाएगा, रोटेशन जब करेगा ना ये घूमेगा तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो थीटा जीरो सर पे, मतलब सुनो ना, सुनो मेरी बात कंप्लीट होने ये दो, कॉइल। कंप्लीट होने दो मेरी बात ना, कंप्लीट होने दो मेरी बात। तो जब थीटा जीरो हो जाएगा तो फिर कोई फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? थीटा फिर नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। अच्छा अब देखो, एक जगह पे मैक्सिमम फोर्स है और एक जगह पे कोई फोर्स नहीं है, तो ये जो सिचुएशन होती है, ये आप इसको कंपेयर करो ना जरा अपने ग्रेविटेशनल वाले केस से। ग्रेविटेशनल वाले केस में अगर आप जमीन के ऊपर रखा हुआ है आपने उसको, किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को, तो आप ये अज्यूम कर लो कि ये वो केस है जो इसमें बराबर है किसके, जब थीटा जीरो है। अब आपने चीज को पिकअप करके ऊपर उठा लिया है, मैं ग्रेविटेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, पिकअप करके ऊपर उठा लिया है, तो अब आप देख रहे हो कि उसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, मतलब अगर आप उसको छोड़ोगे तो वो नीचे गिर जाएगी चीज। इसी तरह जब हम इसके ये वाली एग्जैक्ट सिचुएशन है जो कि नजर आ रही है आपको पेज पे, ये 90 डिग्री का एंगल है बिटवीन बी एंड दिस एरिया वेक्टर। तो उस केस में ये आप इसको आप कंपेयर कर सकते हो, कोई चीज आपने ऊपर उठाई हुई है जमीन से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे, तो जो ही आप इसको मतलब मैक्सिमम एंगल दोगे तो ये घूम जाएगा, उसी तरह उसमें जो ही आप उसको मैक्सिमम पोजीशन से छोड़ोगे तो वो नीचे गिर जाएगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है मैक्सिमम, जब इसके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। जो ही आप इसको छोड़ोगे मैक्सिमम एंगल पे तो ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा, अब इसकी एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी इन काइनेटिक एनर्जी, और ये साइकिल चलता रहेगा, फिर ये दोबारा घूम के उसी जगह आ जाएगा, फिर ये दोबारा घूम के उसी जगह आ जाएगा। तो दिस इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। सर जैसे लाइक अ स्प्रिंग सिस्टम ना, स्प्रिंग को आप खींचोगे, ठीक, स्प्रिंग को आपने जी जी खींचा, ये सेम है जैसे आपने इसको 90 डिग्री का एंगल दिया, जब आप छोड़ दिया आपने उसको, स्प्रिंग वाले सिस्टम को खींच के छोड़ दिया, तो अब आप उसको रिलीज कर रहे हो, तो दूसरे लफ्जों में आप इसको आप कह रहे हो कि लूप को कह रहे हो कि आप रोटेट हो जा। तो दिस इज एनालॉगस, ये सेम है, इट्स जस्ट लाइक द सेम। आप पूछो, आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स को, रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करते हैं तो उसमें ऐसा होगा कि कभी ना कभी कोई ऐसी कॉइल होगी कि जो एंगल को जीरो नहीं होने देगी, हाँ मैग्नेटिक हाँ फील्ड को बिल्कुल फेस ऐसे ही, करेगी। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल उस ऐसे ही। केस में एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा तो शायद नहीं कह सकते आप, एनर्जी कह सकते हो उस तरह से ज्यादा भी हो जाएगी, लेकिन एक कंटिन्यूस रोटेशन रहेगी उसमें ना, ये फायदा होगा, एनर्जी ज्यादा भी हो जाएगी
और रोटेशन कंटिन्यूस भी रहेगी, मतलब लगातार वो चीज घूमती रहेगी। चलो इस ये आपने क्वेश्चन पूछा तो इससे रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, क्विज भी है नीचे ये वाला, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेवेंट है। तो ये लूप है जी, आपको ऊपर से नजर आ रहा है, ये प्लस और ये डॉट और क्रॉस जो है ये हैं डायरेक्शन करंट की। डॉट शो कर रहा है कि करंट बाहर आ रहा है और क्रॉस शो कर रहा है कि करंट अंदर जा रहा है। तो हम लूप को ऊपर से देख रहे हैं। जो ब्लू लाइंस हैं ये आपको दे रही हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज B is magnetic field, और ये है लूप। तो करंट की दो मतलब उसके ऊपर से देख रहे हैं तो हमें वो दोनों साइड्स पे करंट आता जाता महसूस हो रहा है। तो अब आप बताओ कि इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसकी है इस इन तीनों लूप्स में। ये बड़ा सर परपेंडिकुलर के केस में, परपेंडिकुलर के केस में जो अभी हमने डिस्कस किया अभी 2 मिनट पहले, ठीक। और फिर ये जी सर, रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ी कम हुई है और यहाँ पे क्योंकि इन दोनों का 0। जीरो नहीं। लेकिन आप एक चीज गौर कर रहे हो इसमें, जी सर, कि हमने इसमें क्या इसमें निकालना क्या था, एक मिनट रैंक द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क बताएं जी, फील्ड वो एनर्जी ना बताएं, टॉर्क बताएं। टॉर्क किस में मैक्सिमम होगा किस में मिनिमम होगा। टॉर्क का तो यही हिसाब है ना, टॉर्क तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी सर, उसमें भी साइन होता है। हाँ साइन एंगल होता है, तो टॉर्क का भी यही हुआ साफ साफ कि साइन ऑफ 90 is 1। तो एरिया और फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो इस केस में तो डज नॉट मेक सेंस ना। अच्छा खैर अभी टाइम रह गया लेस देन 1 मिनट, तो हम मिलते हैं आपसे 12:20 पे, तो फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे इस पे। ओके, सी यू एट 12:20। यही लिंक यूज करना आप लोगों ने। ओके सर।